नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। मैंने इनकम टैक्स पंजी में एज अ एमटीएस ज्वाइन कर लिया है और आज मैं आपको अपने ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे इन ऑफिस उसका एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिससे अगर आपका फ्यूचर में जॉब लगता है एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल किसी के भी थ्रू, तो आपको ये पता रहेगा कि फर्स्ट डे क्या होने वाला है आपके साथ और वेरिफिकेशन वगैरह, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो एसएससी रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है, फाइनल रिज़ल्ट, सबसे पहले एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई आप करते हो, उसके बाद एसएससी जो है वो अपने साइड से वेरिफिकेशन करवाती है। लेकिन 2022 के एग्ज़ाम से ऐसा होगा कि एसएससी, चूँकि अभी सारे के सारे रिक्रूटमेंट मिशन मोड में हो रहे हैं, तो एसएससी ने डीवी लेने से मना कर दिया है। वो डिपार्ट वेरिफिकेशन नहीं करेगी, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी। आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगा। जिस डिपार्टमेंट भी आपको अलॉट होता है, वहाँ पे सीधे आपका वेरिफिकेशन होगा। अब जैसे हमें इनकम टैक्स मिला था, गोवा में मिला था, तो गोवा में इनकम टैक्स मिला, तो वो पंजी और मतलब एक तरीके से आप कहो कि गोवा और कर्नाटका का जो इनकम टैक्स है वो कंबाइंड चलता है। तो हम लोग को बोला गया था कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर भरो, कर्नाटका और गोवा में जगह जगह पे इनकम टैक्स है। जैसे गोवा की मैं बात करूँ तो 2 जगह पे, एक पणजी में है, पणजी में भी 2 ऑफिस है शायद, एक टीडीएस बिल्डिंग अलग है और एक हमारा आयकर भवन अलग है। और फिर मडगांव में भी है, यहाँ पे गोवा में ऑफिसेस। कर्नाटका में तो बहुत सारे ऑफिसेस हैं, हुबली में है, कारवार में है, उडुपी में है, ठीक है, गडग में, गोकक में, मैसूर में, बेंगलोर में, अलग अलग जगह पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं। तो हमसे प्रेफरेंस मांगा गया था, तो उसके हिसाब से मैंने पणजी ऑप्ट किया था फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मुझे पणजी मिल गई क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छे थे, पणजी मिल गई, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन में हम लोग को बहुत राहत ये मिला कि हम लोग को बैंगलोर जाके या पणजी आके वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ा। हम लोग का वेरिफिकेशन पटना में ही हो गया, हम लोग के स्टेट में ही हो गया। और वेरिफिकेशन होने के बाद जब हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आया इस बार 20 ऑफ जनवरी को, तो अब हम लोग की बारी थी कि अब हम लोग जाकर वो आपका एक टाइम पीरियड रहता। पहले ये टाइम पीरियड 2 महीने का होता था कि आप 2 महीने के भीतर कभी भी आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो टाइमिंग है, चूँकि सारा का सारा रिक्रूटमेंट मिशन मोड में हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोज़गार मेला है उसके तहत हो रहा है, तो उन्होंने मात्र 21 दिन का समय दिया। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीजीएल वगैरह का एग्ज़ामिनेशन देना था, तो वो मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे उन्होंने 15 दिन का, 30 दिन का, इस तरीके से एक्सटेंशन ले लिया, ठीक है। तो हमें बोला गया था कि 21 दिन के भीतर आप ज्वाइन कर लो। तो मैं फ्राइडे को, यानी कि 3 फरवरी को यहाँ गोवा रीच किया, ठीक है, पणजी में। और फिर मैं ऑफिस में रिपोर्ट करने गया कि ज्वाइनिंग के रिलेटेड मैं ऑफिस में रिपोर्ट करने गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब जो कास्ट होता है ना, ये एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो कैटेगरी है, कास्ट नहीं, कैटेगरी इसको बोलो। तो अगर आपने अपने कैटेगरी से अप्लाई किया है, जनरल कैंडिडेट अगर आप नहीं हैं, तो आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो रखना ही है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन में जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसके साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको आप मेडिकल कहते हो। तो मेडिकल आपको बनवाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपका कोई भी हो, ठीक है। उसके लिए मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स भी चलेंगे, लेकिन आपको मेडिकल बनाना पड़ेगा। और मेडिकल जो बनता है वो या तो किसी चीफ मेडिकल ऑफिसर, किसी हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनेगा, जो कि एक स्पेशलिस्ट है, ठीक है, या फिर सिविल सर्जन से बनेगा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद एक ही सिविल सर्जन होते हैं। तो एक तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और फिर आपको बनाना पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी गैजेटेड ऑफिसर से, और उसको अटेस्ट करवाना होता है एसडीएम से। तो उसमें थोड़ा पंगा होता है, क्योंकि अगर आप एसडीएम के पास अटेस्ट कराने जाओगे, तो वो पहले कहेगा कि पहले आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, स्टेट के थ्रू पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। तो उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कराना पड़ेगा, उसके बाद ही एसडीएम उसको टेस्ट करता है। तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई, ठीक है, तो ज्वाइनिंग की बारी आई, उसके बाद उन्होंने 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मांगे और मैंने ले जाकर उन्हें दिया। सब के सब गैजेटेड ऑफिसर से साइन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ले जाकर दिया और फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। अगर आप पहला दिन, मैं इनकम टैक्स में रिपोर्ट करने गया, तो पहले दिन काफ़ी स्मूथ ज्वाइनिंग प्रोसेस है। वो आराम से आप एक एप्लीकेशन लिख के दोगे कि सर, हम मैं यहाँ पे ज्वाइन करने आया हूँ, हमारा यहाँ पे
जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर है, इस तरीके से अगर आप लिख के दो को, या वो डिजिटल फॉर्मेट भी होता है, वो उसी को बस प्रिंट आउट करा लो, ठीक है। तो बस उस पे आपको एक मुहर मार के दे देंगे कि हाँ, हमने आपका एप्लीकेशन रिसीव किया, आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, और 1-2 कॉपी उसकी शायद वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं हायर ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो जॉइनिंग प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, ईज़िली फ्राइडे को जॉइन में हो गया, और उसके बाद फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो काफ़ी ऑसम रहा। क्योंकि यार यहाँ इनकम टैक्स में जितने भी ऑफिशियल्स काम करते हैं, चाहे वो एमटीएस के पोस्ट पे हो, चाहे वो इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हो, टैक्स असिस्टेंट हो, इनकम टैक्स में सीनियर टैक्स असिस्टेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, या किसी भी तरीके के यहाँ जो भी ऑफिशियल्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर से या किसी कमिश्नर लेवल के इंसान से मैंने बात नहीं की, और शायद मैं देखा भी नहीं अभी तक। देखा भी होगा तो मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डे में किसको पता होता है कि ये जो हमारे सामने इंसान खड़ा है ये किस पोस्ट पे। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने बात की वहाँ पे इंस्पेक्टर्स भी थे, सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी थे, टैक्स असिस्टेंट भी थे, एमटीएस भी थे, तो वो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा पारिवारिक किस्म का आपको माहौल रहेगा। एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, जो एक होता है ना, कभी कभी आप किसी सरकारी ऑफिस में विजिट करने जाओ अपने स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो मतलब चिल्ला जाते हैं, पूरा झंझुआ जाते हैं, पता नहीं अजीब सा टेंशन में रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इन्होंने काफ़ी अच्छा बना के रखा है। दूसरी बात कि इनकम टैक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ऊपर से सारे के सारे जो ऑफिशियल्स है, स्टाफ है, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो ये मुझे डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में सबसे अच्छी बात लगी। अगर आप एमटीएस के थ्रू इनकम टैक्स को ज्वाइन कर रहे हो तो कोशिश करना कि इनकम सॉरी हाँ, एमटीएस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू एग्ज़ाम देकर आए हो तो कोशिश करना कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही मिले, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज वाले को ही मिलता है। 25 से अबोव अगर आप रहोगे, 26 27, तो आपको इनकम टैक्स के बगैर अलावा कुछ अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट थमा देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ क्वारंटीन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप एमटीएस लग जाओगे। तो 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले को ही इनकम टैक्स मिलता है, ठीक है। इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करूँ तो जैसा मैंने बात किया, ये गोवा जो है साउथ रीजन में एक तरीके से, ऐसे तो आता है वेस्टर्न रीजन में, मुंबई के अंडर है ये, लेकिन कर्नाटका एंड गोवा का जो ऑफिस है वो कंबाइंड चलता है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये साउथर्न रीजन से अटैच्ड है। तो यहाँ का जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप एमटीएस से इंस्पेक्टर विद इन 15 ईयर्स, मैं कहूँ तो 10 टू 12 ईयर्स में भी आप बन सकते हो, विद इन 10 ईयर्स भी बन सकते हो, ठीक है। यहाँ के प्रमोशंस काफ़ी फास्ट है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बंदे एज एम टी एस या एज ए टैक्स असिस्टेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है CGL 2020 के थ्रू, 2019 के थ्रू, ठीक है, MTS के थ्रू, तो उनका बस एक ही एम रहता है कि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मैं CGL के एग्ज़ामिनेशन देके किसी इंस्पेक्टर रैंक पे यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। क्योंकि दोस्त ये जो पणजी शहर है ये काफ़ी कॉस्टली शहर है, ठीक है, बहुत कॉस्टली शहर है। यहाँ पे मैं पटना में रहता था तो मुझे ध्यान है कि आप अगर 10,000 रुपये कहीं भी खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 10,000 क्या 6,000 से 7,000 के बीच में एक बहुत अच्छा 2 BHK का फ्लैट किसी भी एरिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही रिहायशी एरिया में जाते हो तो मैक्सिमम आपका 15,000 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ हर एक 2 BHK फ्लैट 20,000 25,000 इस तरीके से डिमांड है, ठीक है। तो रेंट के मामले में यह काफ़ी कॉस्टली शहर है। दूसरी बात, यहाँ पे रैपिडो, ओला, उबर ऐसा कुछ भी नहीं चलता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस है, बस का जो फेयर है वो काफ़ी ठीक है, वो नॉर्मल है, एकदम सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे अल्टो परवरी में, तो वहाँ का बस 10 रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है, सरकारी बस वाले। तो जो गवर्नमेंट के बसेस चलती हैं उनका फेयर बहुत अच्छा है, नॉमिनल है। लेकिन ओला, उबर, रैपिडो, ठीक है, ये सब जैसी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ का जो ऑटो का जो यूनियन है ना, ठीक है, वो उन्होंने साफ साफ इनको भगा रखा है। और अगर आप 200 मीटर भी अगर आप ऑटो पे चलते हो, ठीक है, तो उसका ये 100-200 चार्ज कर देंगे। 1 किलोमीटर चलोगे 500 चार्ज कर देंगे। तो इनका ये मनमानी यहाँ पे चलता है। टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, ठीक है। हमेशा आपको, आप रोड पे निकल जाओ, आपको आराम से अमेरिकन, रसियन, ऑस्ट्रेलियन सब दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ हर वैरायटी के लोग, लगभग दुनिया के हर एक कोने से लोग आपको यहाँ पे रोड पे चलते हुए दिख जाएंगे। वो अपने कल्चर में होंगे, अपने यूनिफॉर्म में होंगे, अपने तरह के ड्रेसेस पहनेंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, एकदम यहाँ पे बहुत आज़ादी है। दूसरी बात, अगर यहाँ के पॉल्यूशन लेवल वगैरह की बात किया जाए, ठीक है,
वो काफ़ी कम है यार, क्योंकि यहाँ पेड़-पौधा बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब कि यहाँ के लोगों ने गोवा को पुराना वाला गोवा मेंटेन करके रखा है। एकदम आपको गाँव जैसा माहौल फ़ील होगा। बहुत सारे कोकोनट के, पाम के पेड़ आपको दिखेंगे, अलग-अलग तरह के फूल वगैरह, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ कोई इस तरह का नहीं है कि 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल बना लो, रेंट वगैरह लगा लो आराम से। ऐसा यहाँ का कोई सीन नहीं है। आम तौर पे आपको जितने भी मकान मिलेंगे, ठीक है, वो या तो 1 फ्लोर वाले होंगे या तो 2 फ्लोर वाले होंगे। वो चैन से जीते हैं, ज़्यादा रेंट वेंट लगाने का उनका ये नहीं रहता है। आराम से चैन से जीते हैं, कार वगैरह रखते हैं। अच्छा लाइफ़स्टाइल है यहाँ लोगों का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ठीक है, पोलाइट है। बस हाँ, फ्लैट वगैरह के मामले में आपको महँगाई ज़्यादा लगेगी। तो ओवरऑल जितने भी एमटीएस इस ईयर, क्या मैं इसको एज ए जनरलाइज कह सकता हूँ कि जितने भी एमटीएस ज्वाइन करते हैं उनका यही रहता है मोटो कि मैं आगे की प्रिपरेशन करूं और यहाँ से जल्दी निकल जाऊं। ये केवल पंजी की बात नहीं है, ये हर जगह जितने भी एमटीएस ज्वाइन करते हैं और काबिल हैं, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम आगे की प्रिपरेशन करें। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या पढ़ने के लिए आपको आगे टाइम मिल पाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपके ऑफिशियल पे। अगर आप अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि अ, मेरा इंटरेस्ट आगे पढ़ने में है, तो ऑब्वियस है कि आपको उतना प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखो, ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो एक बंदा ऐसा भी है, ठीक है, जिसने ज्वाइन किया, उसको वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा मिल गया, तो उसको 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वर्क ही रहता है, तो उसके लिए टाइम कम बचता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे ज्वाइन किए, ठीक है, जिनको 1 घंटा, 1.5 घंटा तक का वर्क है और बाकी सारे के सारे टाइम या तो या तो घूमते रहते हैं इधर-उधर, ठीक है, ऑफिसेज़ में, या फिर बैठ के कोई और काम कर लिए या फिर अपनी पढ़ाई कर लिए। तो सही है, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। एमटीएस में आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप में वो विल पावर है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने लिए वक़्त निकाल के पढूँ, तो आप आराम से वक़्त निकाल के पढ़ सकते हो। ऑफ़िस का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बिल्कुल शांति है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बस आप अपने ऑफ़िशियल से कम्युनिकेशन अच्छा रखो, बाकी आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने वाला चीज़ है नहीं। तो फर्स्ट डे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ऑसम रहा। आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही रहे और डिपार्टमेंट के लोग हमेशा ऐसे ही रहें, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे आने वाले जितने भी लोग हैं, आप सब जो ज्वाइन करेंगे सीजीएल के थ्रू, एमटीएस के थ्रू या और अदर किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से ज्वाइन करते हो, तो यहाँ का डिपार्टमेंट का जो माहौल है वो काफ़ी हेल्दी है और इसको हेल्दी मेंटेन करके हम हमेशा के लिए रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने जितना भी चीज़ें थी वो आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपके फिर भी किसी तरह के कोई डाउट्स वगैरह रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूँगा। और आपको और भी किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी पूछ लो, उस पे भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।